नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं, रेखा, वहीदा रहमान, रीना राय और माधुरी दीक्षित। तो किसे सम्मानित किया जाएगा, ये वहीदा रहमान को। किसे सम्मानित किया जाएगा, वहीदा रहमान को। और ये 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था वहीदा रहमान का, इनका जन्म कहाँ हुआ था, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। कहाँ पे जन्म हुआ था, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पहला पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, देविका रानी को मिला था। और इससे पहले जो 52वां पुरस्कार मिला था वो आशा पारेख को मिला था। किसको मिला था, आशा पारेख को। इससे पहले वहीदा रहमान को पद्मश्री 1972 में और पद्म भूषण 2011 में भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी याद रखिए, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जा रहा है, तो ये वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाता है। ये नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया जाएगा। इसको, ये है डॉक्टर स्वाति नायक। देखते हैं डिटेल इनकी। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है डॉक्टर स्वाति नायक, जो फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए, किसके लिए, फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए इन्हें 2023 का नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 2023 का नार्मन ई बोरलाग किसे प्रदान किया जा रहा है, डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को यह पुरस्कार जो है वो अगले महीने में यूएसए में प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक जो थे नार्मन बोरलाग के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है। चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये चौथा नदी उत्सव अभी 2023 में हाल ही में न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। और जो पहला नदी उत्सव था 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के तट पर संपन्न हुआ था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 22 से 24 सितंबर तक चौथे नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कौन करता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा। इसका जो उद्देश्य है नदियों और नदियों के तट पर स्थित नदी संस्कृतियों का संरक्षण करना। तो ये भी याद रखिए। नदी उत्सव की शुरुआत जो हुई थी 2018 में हुई थी और जो पहला नदी उत्सव मनाया गया था वो महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी की नदी के तट पर। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ही में किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अभी हाल में ही ये पश्चिम बंगाल का गांव है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ये कहां पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ये है किरीटेश्वरी गांव का फोटो, इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में किरीटेश्वरी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार जीता है। और यह गांव जो है अपनी रमणीय सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध ही है, इसके अलावा जो है किरीटेश्वरी मंदिर भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे किसका मंदिर है, किरीटेश्वरी मंदिर। और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम भी पड़ा है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जो है 27 सितंबर को प्रदान किया गया है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा प्रदान किया गया है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से मध्य प्रदेश को मिल गया है।
भारत को मध्य प्रदेश में मिला अपना 54वां टाइगर रिजर्व। अभी हमने चर्चा किया था 54वां भारत का टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम क्या है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिला, ये जिलों का भी याद रखिए, सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। और इसको जो है नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों के पार्टों को मिलाकर, इनके भीतर के क्षेत्रों को मिलाकर इसमें बनाया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं, उसमें से जो 6 अन्य टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व हैं, तो इनको भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करम पूजा या कर्मा पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? करम पूजा, पर्वों से प्रश्न आते हैं, त्योहारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। करम पूजा और कर्मा पर्व ये हाल में ही मनाया गया है और किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो ये प्रमुख रूप से झारखंड, और राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये झारखंड में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? झारखंड में। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। झारखंड का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो कर्मा पूजा है। और इस दिन क्या होता है, बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और दीर्घायु की कामना करती हैं, इसीलिए पूजा आराधना करती हैं। और इसके अलावा ये कृषि से भी संबंधित है। कर्मा पर्व जो है झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा, बंगाल, आसाम राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। किससे संबंधित है? ये झारखंड से संबंधित है। अंत्योदय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस प्रतिदिन किस दिन मनाया जाता है? यह जो अंत्योदय दिवस है, इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। कब से हुई थी? 2014 से। और ये पंडित दीनदयाल की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर 25 सितंबर को, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और ये भारत सरकार ने कब से मनाना शुरू किया था? तो 2014 से मनाना शुरू किया था। इसका जो पहला मनाया गया था वो 2014 में अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी, तभी से हम मनाते हुए चले आ रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के यदि दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन क्या था? दार्शनिक विचार क्या थे? एकात्म मानववाद। इनके केंद्र बिंदु में मानव था, मानव का विकास ही केंद्र बिंदु था इनका। ये 1956 में, 1965 में जनसंघ के अध्यक्ष बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर चल रहा है? अभी हाल में ही नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा है और उसका उद्घाटन जो किए हैं वो कौन किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये कहां पे आयोजन हो रहा है? ये इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अभी कल ही इसका उद्घाटन हुआ है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और इसका जो आयोजन करता है वो कौन करता है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। इसको भी याद रखिए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और इस साल का जो बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी प्राइज मिला है, जो फर्स्ट प्राइज मिला है, वो किसको मिला है? इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी को, जहां पे ये आयोजन संपन्न हो रहा है। सेकंड प्राइज जो मिला है सूरत गुजरात को मिला है और तीसरा प्राइज जो मिला है वो आगरा उत्तर प्रदेश को मिला है। इस तरह से इन तीनों प्राइज को याद रखिए। स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी? 2015 में। और इसका जो उद्देश्य था, देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना। क्या उद्देश्य था? देश के जो 100 शहर हैं उनको स्मार्ट शहरों में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस भारत के किस शहर में संचालित की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस जो देश में पहली है, ये किस शहर में? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से इसका संचालन किया गया है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत की है। कहां से? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से। इसका जो उद्देश्य है प्रदूषण के स्तर को कम करना। प्रदूषण के स्तर को, अभी पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और दिल्ली में ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी प्रदूषण लेवल को कम करना, प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी द्वारा।
हाइड्रोजन जो है ये भविष्य के ईंधन के रूप में भी देखा जा रहा है, जो भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये भी याद रखिए, हाइड्रोजन जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रोजन यदि आवर्त सारणी में बात करें तो ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है और ये सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व होने के कारण, सबसे हल्की गैस भी होने के कारण इसको गुब्बारे इत्यादि में भी भरा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान BARC का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो अभी हाल में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का निर्देशक बनाया गया है। वो किसे बनाया गया है? विवेक भसीन को। ये विवेक भसीन साहब की फोटो है। किनको बनाया गया है? विवेक भसीन साहब को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अजीत कुमार मोहंती का स्थान लिया है, जिन्हें अभी परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले ये कौन थे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक थे कौन? अजीत कुमार मोहंती। उनसे कौन टेक ओवर किया? विवेक भसीन ने। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और परमाणु ईंधन समूह के निर्देशक भी रहे हैं विवेक भसीन। इन्होंने अजीत कुमार मोहंती को BARC के 14वें निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो कौन से क्रम के निर्देशक थे? ये 14वें नंबर के निर्देशक थे, तो ये भी याद रखिए। और अभी अजीत कुमार मोहंती को क्या बना दिया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया है। यदि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और परमाणु कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के नाम पे परमाणु अनुसंधान केंद्र बना है और ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक अनुसंधान केंद्र, न्यूक्लियर अनुसंधान केंद्र है। तो ये भी याद रखिए, परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी महिला टीम ने पहली बार क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में भाग लिया और महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और कहां की? ये भारत की। कहां की? भारत की क्रिकेट महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और ये किसने को? श्रीलंका को हराकर जीता है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स जो भी हाल में ही चाइना में चल रहे हैं उसमें दूसरा, भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक भारत को 5 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, 8 रजत और 10 कांस्य के साथ टोटल 23 पदक भारत को मिल चुके हैं। जो ये क्रिकेट का है ये दूसरा गोल्ड मेडल है और ये किसको? भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? अभी हाल में ही ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में फिल्म को नामित किया गया है। वह कौन सी फिल्म है? गदर 2, द कश्मीर फाइल्स, जवान, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो किसे शामिल किया गया है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये केरल की मलयालम फिल्म है जिसे शामिल किया गया है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये केरल में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित फिल्म है जो किस भाषा की है? मलयालम फिल्म है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इसको एकेडमिक अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने किया है। किसने किया है? फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वैश्विक जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत का। इसे एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 16 मई 1929 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 मई 1929 को हुई थी। और भारत को जो सबसे पहला पुरस्कार भानु अथैया को मिला था। किसको मिला था? भानु अथैया को। इस नाम को भी याद रखिए, पहला पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? अभी हाल में ही 19th एशियन गेम्स जो चल रहे हैं उसी में नेपाल की क्रिकेट टीम ने 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी। नाम याद रखिए, दीपेंद्र सिंह एरी, जिन्होंने 2020 का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। कितनी गेंदों में? मात्र 9 गेंदों में इन्होंने 50 रन पूरे किए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो युवराज सिंह के नाम पर 12 गेंदों में दर्ज था, जिसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 9 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी जो 2020
क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और ये एशियन गेम्स 2023 में ग्रुप स्टेज मैच में मंगोलिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक बनाया है और ये अभी तक का सबसे तेज 2020 इंटरनेशनल अर्धशतक है। तो ये भी याद रखिए। क्या नाम है इनका? दीपेंद्र सिंह एरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल में ही यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वो किसे घोषित किया है? ये कैटरीना कैफ को बनाया है। किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। कैटरीना कैफ को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा यदि अन्य ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, अभी हाल में ही जिनकी घोषणा हुई है, स्टार स्पोर्ट्स के कौन है? ऋषभ पंत। HSBC बैंक के कौन है? विराट कोहली हैं। जियो सिनेमा के कौन हैं? रोहित शर्मा। यूनिसेफ इंडिया, आयुष्मान खुराना। बंधन बैंक, सौरभ गांगुली। और प्यूमा इंडिया के कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो इनको भी याद रखिए। यूनिक्लो के कौन है? तो कैटरीना कैफ है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल में ही अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी सितंबर महीना चल रहा है, तो सितंबर महीना का जो आखिरी रविवार होता है, सितंबर महीना के आखिरी रविवार को अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो होता है, परिवार और समाज की बेटियों को सम्मानित किया जाता है, उनको उपलब्धियों और उनके महत्वों को मोटिवेट किया जाता है, उनको बूस्टअप किया जाता है। तो ये भी याद रखिए। कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? कहां आयोजित किया जा रहा है? ये पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब हुआ? ये 27 सितंबर को इसका आयोजन हुआ। कहां पे? मुंबई में। और इसका जो उद्घाटन किए हैं, कौन किए हैं? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। आयोजन करता कौन है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स एंड रिसर्च और टेस्ला के सहयोग से। किसके सहयोग से? टेस्ला के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है हल्दी के उत्पादन, विपणन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसको बढ़ावा देने से। किस उद्देश्य से किया जा रहा है? हल्दी का उत्पादन, विपणन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और भारत हल्दी उत्पादन में विश्व का पहला देश है। तो ये भी याद रखिए। इस तरह से आज की करंट अफेयर की क्लास हम समाप्त करते हैं और इसी तरह की करंट अफेयर की क्लास के साथ हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।